हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 11। ठीक है बेटे। तो आज हमारे पास पहले यूनिट का 11वां वीडियो है। और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। और इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप क्लास 11th और क्लास 12th के पूरे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बात करनी है सबसे पहले विलियन के बारे में, कि विलियन का क्या मतलब होता है, और विलियन को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि विलियन की सांद्रता का क्या अर्थ होता है, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद हम विलियन की सांद्रता नापने के इन दो तरीकों के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर हम इसे भार प्रतिशत भी कह सकते हैं, मास परसेंटेज भी कह सकते हैं, और वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं। और दूसरा हमें पढ़ना है सांद्रता नापने का तरीका, दूसरा पढ़ना है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, या अंश प्रति मिलियन, या फिर इसे आप प्रति 10 लक्ष भी कह सकते हो, यानी 10 लाख में कितना हिस्सा है। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें बात करनी है विलियन के बारे में, कि विलियन या सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। वैसे तो आपको पता है क्लास 6th 7th 8th 9th 10th इन सभी क्लासेस में आपने विलियन नाम जरूर सुना होगा, ये बात पक्की है। और आपने विलियन की परिभाषा भी पढ़ी होगी, ये बात भी पक्की है। पर फिर भी हम जरूर पढ़ेंगे आज भी कि विलियन का क्या मतलब होता है, या सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। हमने बेटे जब इस यूनिट को स्टार्ट किया था, तो इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही एक चीज आपको पढ़ाई थी, पदार्थ या द्रव्य। और फिर पढ़ाया था पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। क्या आपके याद है? पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण हमने किया था, और पदार्थ का वर्गीकरण किया था दो आधार पर, एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में हमने दो भाग बताए थे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। वो जो अशुद्ध पदार्थ था, तो अशुद्ध पदार्थ में फिर दो टाइप आपको बताए गए थे। एक तो बताया गया था आपको यौगिक, और एक बताया गया था मिश्रण। ठीक है बेटे। यौगिक और मिश्रण, वो जो मिश्रण हमने बताया था, मिश्रण में बेटे आपको दो टाइप के मिश्रण सिखाए गए थे, दो टाइप के मिक्सचर आपको सिखाए गए थे। एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ये बात आपके जरूर याद होगी कि मिश्रण दो प्रकार के आपको बताए गए थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यानी मिश्रण में दो पदार्थ हो सकते हैं, तीन पदार्थ हो सकते हैं, चार पदार्थ आपस में घुले हो सकते हैं, मिले हो सकते हैं। ठीक है बेटे। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इनमें जो बेटे समांगी मिश्रण होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि उसमें उपस्थित सभी घटक एक दूसरे में, अर्थात पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं। यानी कि उनका वितरण ऐसा नहीं होता है कि कोई घटक एक कोने में पड़ा हुआ है भीड़ लगा के, और दूसरा घटक दूसरे कोने में पड़ा हुआ है भीड़ लगाकर। ऐसा नहीं होता है। समांगी मिश्रण की दो खासियत होती हैं। एक तो खासियत यह होती है कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक घटक पूरे बर्तन में या पूरे मिश्रण में
समान रूप से वितरित होता है। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कहीं वो घटक है ही नहीं और कहीं वो घटक बहुत अधिक मात्रा में है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है समांगी मिश्रण में। चाहे उस मिश्रण में 2 घटक हों या 3 घटक हों, घटक माने हिस्से, अवयव, पार्ट्स, कंपोनेंट, ठीक है बेटे। तो यदि किसी मिश्रण के सभी घटक पूरे बर्तन में समान रूप से वितरित हैं, अर्थात हर जगह उनका वितरण एक समान है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो आप समझ सकते हो कि वो समांगी मिश्रण होगा। ठीक है। दूसरा क्या खासियत होता है समांगी मिश्रण का, कि जब हम समांगी मिश्रण को तैयार करते हैं तो तैयार करने के बाद उस मिश्रण में उपस्थित जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, शायद उसमें 2 घटक हो या 3 हो या 4 हो, उन सभी घटकों के कणों का आकार लगभग समान हो जाता है। कणों का आकार कैसा हो जाता है बेटे? लगभग समान। तो अब ये जो समांगी मिश्रण मैं बार बार बोल रहा हूं, समांगी मिश्रण, तो बेटे आपको एक बात समझनी है कि ये जो समांगी मिश्रण होता है ना, इस समांगी मिश्रण को ही तो विलयन कहते हैं। इस समांगी मिश्रण को ही कहते हैं विलयन। विलयन कोई और एरा गेरा नत्थु खेरा नहीं है। ठीक है। तो यदि मैं यहां हेडिंग लिखता हूं, मान लो मैं हेडिंग लिखता हूं विलयन, और आपको भी लिखनी चाहिए मेरे साथ साथ हेडिंग, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। विलियन मैंने हेडिंग लिखी, और विलियन को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटे? सॉल्यूशन। विलियन या सॉल्यूशन। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि भाई यूं बताओ विलियन किसे कहते हैं या सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी थोड़ा ही बताओगे कि पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर फिर पदार्थ 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का होता है। ठीक है। अशुद्ध पदार्थ में फिर आपने बताया कि अशुद्ध पदार्थ में एक होता है मिश्रण, और मिश्रण में 2 होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और फिर आप कह रहे हो कि समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। ऐसा उत्तर नहीं देना है, ये तो समझाया गया है आपको। उत्तर क्या देना है? यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विलयन किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दोगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, देखो ये शब्द ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। जैसे विलयन का एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लो आपके पास जल है, जल पानी है, और पानी में आपने घोल दिया है नमक। यदि आप पानी में नमक को घोल देते हो तो नमक घुलने के बाद भी आपको दिखाई देता है क्या पानी के अंदर? आप कहोगे कि सर नहीं देता है दिखाई। तो यदि नमक पानी में घुलने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब नमक के कणों का आकार पानी के कणों के आकार के लगभग बराबर हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, नमक पानी के अंदर समान रूप से वितरित हो गया है, यानी नमक का डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर, पानी के अंदर यूनिफॉर्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि नमक के पार्टिकल्स किसी एक कोने में भीड़ लगाए हुए हैं और दूसरे कोनों में नमक के पार्टिकल्स का सन्नाटा है, या वहां बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटे। तो हमें एक उदाहरण देखने को मिला है कि पानी में आपने नमक घोल दिया। यदि पानी में आप नमक घोल देते हो तो ये एक समांगी मिश्रण बनता है, और इस समांगी मिश्रण को ही हम कहते हैं विलयन। या फिर आप एक उदाहरण और देख सकते हो। एक उदाहरण है वायु। वायु में कौन सी गैस होती है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अलावा भी वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं। पर क्या आपको इन सभी गैसों में से
कोई सी गैस दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। इसका मतलब वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों के कणों का आकार लगभग समान है, पहली बात। दूसरी बात, वायु में उपस्थित विभिन्न गैसें अर्थात जितने भी कंपोनेंट हैं वायु के अंदर, जितने भी घटक हैं, जितने भी गैसें हैं, वे सब एक समान रूप से वितरित हैं। आपके कमरे के किसी कोने में ऑक्सीजन की अधिकता नहीं होगी, या किसी कोने में नाइट्रोजन की बहुत अधिकता नहीं होगी, या किसी कोने में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता नहीं होगी। पूरे कमरे में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीनों गैसें एक समान रूप से वितरित होंगी। ठीक है बेटे, तो हमें पता चला है कि जल में यदि आप नमक घोल दोगे अर्थात पानी में नमक घोल दोगे तो ये भी विलयन ही बनेगा, और हमारी गैस भी क्या है, हमारी गैस का मिश्रण अर्थात वायु भी क्या है, एक विलयन है। पर यदि मैं आपको कह दूं कि एक बर्तन में आप पानी लो और पानी में थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा चीनी डाल दो, थोड़ा नींबू डाल दो, ठीक है, नींबू को डालना नहीं है, निचोड़ना है नींबू को। तो आपने पानी में नमक, चीनी और नींबू तीनों चीजों को डालकर घोल दिया है। तो घोलने के बाद यदि आप उसे छान लोगे, जैसे नींबू के कुछ रेसे, कुछ फाइबर्स रह जाते हैं ना उसके अंदर, आप उसे छान लो और छानने के बाद फिर बताओ क्या आपको उसमें नींबू के पार्टिकल्स अर्थात नींबू के कण नजर आ रहे हैं? क्या आपको उसमें नमक के या चीनी के कण नजर आ रहे हैं? आप कहोगे कि सर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी नजर। तो इसका मतलब यहाँ 4 घटक हैं। कितने घटक हैं? 4। एक तो पानी है, एक नमक है, एक चीनी है और एक नींबू है। 4 घटकों के मिलने पर उस मिश्रण में चारों घटक स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो भी एक समांगी मिश्रण है अर्थात वो भी एक विलयन है। तो मैं तो उसे विलयन कहूंगा, आप उसे सिकंजवी कह सकते हो, पर उसे विलयन भी कह देना चाहिए जरूर। ठीक है बेटे, तो विलयन ऐसा होता है। पर यदि मैं आपको कह दूं कि मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है, कांच का गिलास है, उसमें पानी है और आपने उसमें 1 चम्मच रेत का घोल दिया, तो यदि रेत का 1 चम्मच उसमें घोल दोगे तो घुलने के बाद क्या आपको नमक के तरह रेत भी गायब हो जाएगा? नहीं होगा गायब, रेत तो आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर नमक को घोल दोगे तो बनेगा समांगी मिश्रण अर्थात विलयन, पर पानी के अंदर यदि आप रेत को घोल दोगे तो बनेगा विषमांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण को कदापि विलयन नहीं कह सकते हैं। विलयन केवल समांगी मिश्रण ही होता है। ठीक है बेटे, विलयन कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। इसलिए हमने लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे पानी में नमक घोल दिया। ठीक है बेटे, चलो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। किसी विलयन में मुख्य रूप से, किसी विलयन में मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। किसी विलयन में मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, 2 अवयव होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। मतलब कोई भी विलयन है ना, तो कम से कम 2 तो उसमें घटक होंगे ही। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, पर किसी विलयन को बनने के लिए कम से कम 2 घटक होने जरूरी हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से 2 घटक होते हैं? सबसे पहला घटक होता है विलायक। सबसे पहला घटक क्या होता है बेटे? विलायक होता है, विलायक, या इसे कहते हैं सॉल्वेंट। विलायक को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब ये विलायक या सॉल्वेंट क्या होता है? विलायक या सॉल्वेंट वो घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है। जो क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यह कौन? विलायक। यह अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है।
तो जो अधिक मात्रा में होता है ना बेटे, उसे कहते हैं विलायक, और दूसरा जो घटक होता है उसे कहते हैं विलेय। विलेय, विलेय, या हम कह सकते हैं सॉल्यूट। क्या कह सकते हैं बेटे? सॉल्यूट, विलेय या सॉल्यूट। तो इसकी खासियत क्या होगी, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। यह कम मात्रा में होता है। यह कम मात्रा में होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप 11th क्लास में हो, आप 11वीं कक्षा में हो, और आप बैठ गए हो जाकर कक्षा 12 में। सुनियो ध्यान से, कक्षा 12 में मान लो 100 बच्चे हैं, और आप अकेले वहां से उठे हो और 12वीं क्लास में जाकर बैठ गए हो। तो अधिक मात्रा में वहां 12वीं के बच्चे होंगे या 11वीं के? आप कहोगे कि सर वहां तो अधिक मात्रा में 12वीं के बच्चे होंगे, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में जाकर बैठा हूं। और कम मात्रा में कौन से होंगे? 11वीं के बच्चे, यानी कि केवल आप, या फिर आप और आपके दोस्त, दो बच्चे मान लो 11वीं क्लास के 12वीं क्लास में जाकर बैठ गए हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि वहां जो टीचर आएंगे, वो टीचर कक्षा 12 का पढ़ाएंगे या कक्षा 11 का पढ़ाएंगे? क्लास 12th का कोर्स कराएंगे या क्लास 11th का कोर्स कराएंगे? ये बताओ आप मुझे। तो आप कहोगे सर वहां जो टीचर आएंगे वे उनका कोर्स कराएंगे जिस क्लास के बच्चे वहां बैठे हैं अधिक मात्रा में, यानी कि 11वीं क्लास की पढ़ाई वहां बिल्कुल भी नहीं होगी, वहां 12वीं क्लास की पढ़ाई होगी। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो कम मात्रा वाले अवयव को, घटक को अपने अंदर घोल लेता है, यानी कि 11वीं वालों को 12वीं वालों के अंदर घुलना पड़ेगा, अर्थात उनकी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको पता है कि हमारा देश जो है वो क्या है? लोकतंत्र है, और उसमें इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है। वोटिंग होने पर मान लो एक पार्टी को मिले हैं 60% वोट और दूसरी पार्टी को मिले हैं 40% वोट, तो जो अधिक मात्रा में है जिसके वोट, उसे ही जीता जाएगा, उसे ही क्या करा जाएगा? जिताया जाएगा। और अधिक मात्रा में जिसके वोट हैं उसी के अनुसार पूरा देश चलेगा, यानी अपोजिशन वाली पार्टी भी उसी के रूल्स को फॉलो करेगी, उसी के नियमों को फॉलो करेगी। बताओ ये बात समझ में आती है क्या? तो इसका मतलब एक बात हमारी समझ में आई है कि जो अधिक मात्रा में घटक होता है अर्थात विलायक, वो कम मात्रा में उपस्थित घटक को अपने अंदर घोल लेता है। तो हम यहां कहेंगे कि ये है घोलने वाला। घोलने वाला, समझते हो आप? घोलने वाला है, यानी कि इसका काम है दूसरे घटक को अपने अंदर घोलना। और ये जो है ये है बेटे घुलने वाला। जो अधिक मात्रा में होगा घटक, वो कम मात्रा में उपस्थित घटक को अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, तो हमें इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए कि विलायक उसे कहते हैं जो अधिक मात्रा में होता है, जो घटक किसी विलयन में, और विलेय उसे कहते हैं जो कम मात्रा में होता है। जैसे चलो अच्छा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण देखते हैं। जल व नमक दोनों को घोल दिया आपस में। जल व नमक के विलयन में, जल व नमक के विलयन में बताओ अधिक मात्रा में कौन होता है? जल अधिक मात्रा में होता है। जल अधिक मात्रा में होता है। जल अधिक मात्रा में होता है। बताओ होता है या नहीं? भाई यदि आप पानी में नमक घोल रहे हो तो एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोल रहे मान लो आप, तो 1 गिलास पानी तो ज्यादा है 1 चम्मच नमक के सामने, है ना ज्यादा? तो हमने लिखा है जल व नमक के विलयन में जल अधिक मात्रा में होता है। अतः जल एक विलायक, जल एक विलायक होगा। इस केस में जल क्या होगा? विलायक। परंतु
नमक कम मात्रा में होता है, नमक कम मात्रा में होता है, 1 चम्मच है या 2 चम्मच है, नमक कम मात्रा में होता है, अतः नमक एक विलेय होगा, विलेय सॉल्यूट विलेय होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो घटक अधिक मात्रा में होता है उस घटक को हम कहते हैं विलायक या सॉल्वेंट, और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलेय या सॉल्यूट। विलायक विलेय को अपने अंदर घोल लेता है। यदि आपको कोई सवाल पूछता है ना कि विलयन किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कह सकते हो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बिल्कुल सही है। उदाहरण पूछा तो उदाहरण आपने बता दिया, पानी में नमक घोल दो, बन गया विलयन। उन्होंने पूछा कि विलयन में कितने घटक होते हैं, तो आप कहोगे 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय। पूछा विलायक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, या जो घटक दूसरे घटक को अपने अंदर घोल लेता है उसे विलायक कहते हैं, या जो घटक दूसरे घटक को अपने जैसा बना लेता है उसे विलायक कहते हैं। समझ में आती है ना बात? और विलेय किसे कहते हैं? जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, या जो घटक घुल जाता है किसी दूसरे घटक में उसे विलेय कहते हैं, या जो घटक अपने रूप को बदल लेता है और किसी दूसरे घटक के रूप में आ जाता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे नमक जब चम्मच में था या चीनी जब चम्मच में थी तो उसका ठोस रूप था, ठोस अवस्था थी, और जब नमक को आपने पानी में घोल दिया तो अब तो वो ठोस नहीं है, अब तो वो खुद तरल के रूप में बदल गया है। ठीक है बेटे, तो जो अपने रूप को चेंज कर लेता है वो होता है विलेय। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात मैं आपको सिखाऊंगा और ध्यान से समझनी पड़ेगी ये बात। एक हेडिंग लिखते हैं नोट। मान लो आपके पास एक विलायक है, विलायक जैसे हमारे पास पानी विलायक था, और एक है विलेय। और विलायक और विलेय जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है विलयन। क्या बनता है बेटे? विलयन। विलायक प्लस विलेय इज इक्वल टू विलयन। देखो क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि विलायक को हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं हम। विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं, कान खोल के सुन लो। ये बड़ा घटक है, बड़ा कंपोनेंट है, ज्यादा मात्रा में उपस्थित कंपोनेंट है। तो विलायक को तो आप ए से लिखोगे और विलेय को हम लिखते हैं बी से, और दोनों के मिलने से जो विलयन बनता है, कुल, कुल का मतलब टोटल, तो विलयन को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें इस चैप्टर में, इस यूनिट में। कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे यहां से बताता हूं कहाँ जरूरत पड़ती है। देखो, मान लो आपको विलायक का भार लिखना है, विलायक का भार, मान लो आपको लिखना है विलायक का भार, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो भार को तो वेट कहते हैं, डब्ल्यू लिख दिया, और विलायक को कहते हैं ए। तो यदि कहीं डब्ल्यू ए लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लिखा हुआ है विलायक का भार। विलायक को ए से, विलेय को बी से, और पूरे विलयन को टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है विलेय का भार, तो भार को तो हम वेट कहते हैं, डब्ल्यू लिख दिया, और विलेय को हम कहते हैं बी। यदि कहीं डब्ल्यू बी लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब है विलेय का भार। अच्छा, अब एक बात बताओ जरा, यूं बताओ कि विलयन का भार कैसे लिखा जाएगा? विलयन का भार, विलयन का भार डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी, तो देखो विलयन को टी से लिखते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि आप रासायनिक विज्ञान में भार को आप द्रव्यमान भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? द्रव्यमान। आप भार कहो या द्रव्यमान कहो, दोनों का एक ही मतलब है यदि आप रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो। क्योंकि बुक्स में कहीं भार लिखा हुआ है, कहीं द्रव्यमान लिखा हुआ है।
ठीक है बेटे। अच्छा ये बताइए जरा, यदि मैं कहूं विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, तो विलायक के आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, और विलायक को हम कहते हैं ए। तो विलायक के आयतन को वी ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटे। और यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि बताओ विलियन के आयतन को, विलियन का आयतन, विलियन के आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? विलियन ये है टी वाला, तो वी टी, टी माने टोटल माने विलियन, दोनों के जुड़ने से जो बना है, और वी माने वॉल्यूम। यदि कोई पूछता है विलेय का आयतन, मान लो विलेय एक तरल पदार्थ है, विलेय का आयतन बता दोगे? विलेय के आयतन को हम प्रदर्शित करेंगे वी बी। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल एकदम 100%, जब ही मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे विलियन की सांद्रता की, विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता, या आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की सांद्रता, या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो आपके पास एक विलायक है, जैसे पानी है, और पानी के एक निश्चित मात्रा में, अर्थात विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं सांद्रता। मान लो आपके पास एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक का घुला हुआ है, और एक दूसरा गिलास पानी है उसमें 2 चम्मच नमक के घुले हुए हैं, एक तीसरा गिलास पानी है उसमें 3 चम्मच नमक के घुले हुए हैं। तो जिसमें 1 चम्मच नमक का घुला हुआ है, मैं कहूंगा वहां नमक की सांद्रता कम है, और जहां 2 चम्मच घुले हुए हैं वहां कहूंगा कि नमक की सांद्रता ज्यादा है, और जहां 3 चम्मच घुले हुए हैं नमक के, तो वहां मैं कहूंगा कि नमक की सांद्रता और भी ज्यादा है। तो आपको देखना है कि विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, इसे कहते हैं सांद्रता। सांद्रता ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यदि किसी विलयन में सांद्रता अधिक है, अर्थात विलेय बहुत ज्यादा मात्रा में घुला हुआ है, तो ऐसे विलयन को आप कहते हो सांद्र विलयन। सांद्र माने गाढ़ा, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा हो। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय में बहुत ज्यादा चीनी डालते हैं या मिठाई बहुत ज्यादा डालते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम डालते हैं। तो जो कम मीठे की चाय पीते हैं, मैं कहूंगा कि वो एक सांद्र विलयन ना होकर तनु विलयन है, और जो बहुत ज्यादा चीनी डालकर चाय में पीते हैं, मैं कहूंगा कि वो एक सांद्र विलयन है। समझ में आती है ना आपके बात? तो विलयन तनु कब कहा जाता है? जब उसमें विलेय की मात्रा कम होती है, तो हम कहते हैं तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन या हल्का विलयन। और यदि किसी विलयन में विलायक के अंदर विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो हम उसे कहते हैं सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन। पर किसी भी विलयन को आप अकेले कंपेयर नहीं कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है, जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से। मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है और उसमें आपने 2 चम्मच नमक के घोल रखे हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये विलयन तनु विलयन है या सांद्र विलयन है? तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक के हैं। कुछ बच्चे कहेंगे जी तनु विलयन है, अभी तो 2 ही चम्मच घोल रखे आपने। कुछ बच्चे कहेंगे जी सांद्र विलयन है, क्योंकि 2 चम्मच घोल दिया आपने। तो मतलब वो बच्चे की सोच पर डिपेंड करेगा कि वो 2 चम्मच को कम मानता है या ज्यादा मानता है। कुछ बच्चे कम मान लेंगे, कुछ ज्यादा, पर एक निश्चित उत्तर नहीं आएगा। यदि आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक के डालकर घोल कर
और उसका क्वेश्चन बना दोगे कि बताओ तनु विलयन है या सांद्र विलयन है, तो एक प्रकार का उत्तर नहीं आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे तनु विलयन, कुछ कह रहे सांद्र विलयन, और कुछ कहेंगे कि सर पता ही नहीं कैसा विलयन है। ये तो पता है विलयन है, पर तनु है या सांद्र है इसमें जरा कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप केवल एक विलयन को देख रहे हो। जैसे आप छोटी क्लासेस में थे और आपके टीचर आपको कहते थे कि बताओ ये रेखा छोटी है या बड़ी है, तो कुछ बच्चे कहते थे छोटी है, कुछ कहते थे बड़ी है, पर कुछ कहते थे कि सर कोई क्लियर आंसर आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में टीचर कहते थे कि ये रेखा अकेली है, इसलिए इसकी आप तुलना नहीं कर पा रहे हो किसी दूसरी रेखा से, इसलिए आप सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे हो। अब टीचर ने कहा कि इस रेखा का नाम हमने रख दिया ए, और एक दूसरी रेखा इसके बराबर में खींच दी है बी। और अब मेरा प्रश्न वही है कि रेखा ए छोटी है या बड़ी है। अब सब बच्चों ने उत्तर दे दिया रेखा ए छोटी है। तो आप जब इस अकेली रेखा को देखते हो तो आप नहीं बता पाते हो कि ये छोटी है या बड़ी है, पर जब दो रेखाओं को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हो, कंपैरिजन में देखते हो, तुलना करते हो, तो आपके सामने स्पष्ट उत्तर होता है कि रेखा बी बड़ी है, रेखा ए छोटी है। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द सॉल्यूशन। यदि आपके पास केवल एक विलयन है और आपसे उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो विलयन तनु है या सांद्र, तो आपके पास कोई क्लियर आंसर नहीं होगा, ये बात पक्की है। एक विलयन की आप किससे तुलना करोगे? ठीक है, एक विलयन की आप किससे तुलना करोगे? किसी से भी नहीं तुलना कर सकते हो। एक कहावत यह है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो वो कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है बेटे, तो इसलिए आपको जब भी बताना है कि कौन सा तनु विलयन है, कौन सा सांद्र विलयन है, तो कम से कम दो विलयन आपको लेने पड़ेंगे। कितने विलयन लेने पड़ेंगे? दो। ठीक है बेटे, तो हमने यहाँ हेडिंग लिखी है विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता में मैंने आपको क्या समझाया है, देखो, किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा, किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा, जैसे मैं बार बार बोल रहा था एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, विलायक की मात्रा तो निश्चित ही रख रखी थी हमने, एक गिलास पानी। किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को कोमा लगा देते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो ये होती है बेटे विलयन की सांद्रता। बस इसके बारे में इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक बात बताता हूं तुम्हें बहुत बढ़िया। मुख्य रूप से विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार की हो सकती है, होती है, यूं लिखते हैं, निम्न प्रकार की होती है। किसी विलयन की सांद्रता को आप किस किस तरीके से नाप सकते हो, वो हमारे कोर्स में है और इम्पोर्टेंट है, और उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लगभग हम 7 या 8 तरह की सांद्रताओं के बारे में बात करेंगे कि सांद्रता को आप किस तरीके से नाप सकते हो। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका हमें पढ़ना है, यहां लिखते हैं बेटे, द्रव्यमान प्रतिशत, या हम कह सकते हैं भार प्रतिशत।
द्रव्यमान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मास, मास परसेंट, या फिर हम कह सकते हैं वेट। भार को वेट कहते हैं ना, वेट परसेंट, या फिर इसका संकेत होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये सब एक ही चीज है। यदि कोई आपको पूछता है द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो भी वही जवाब देना है जो मैं सिखाऊंगा। यदि किसी ने पूछा भार प्रतिशत, तो भी वही बात है। मास परसेंटेज भी वही बात है, वेट परसेंटेज भी वही बात है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू भी वही बात है। द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक, शत माने 100। प्रतिशत तो पता है आपको, प्रत्येक सैकड़े में, उसे ही तो कहते हैं प्रतिशत। हर एक सैकड़े में कितना हिस्सा है। तो किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा। विलियन के 100 ग्राम की बात कर रहा हूं, विलियन के। विलियन तो समझते हो, विलायक प्लस विले इज इक्वल टू विलियन, जिसे आप कैपिटल टी से प्रदर्शित करते थे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो आपको देखना है कि विलियन के 100 ग्राम में कितने ग्राम विले घुला हुआ है, उसे हम कहेंगे भार प्रतिशत, या द्रव्यमान प्रतिशत, या मास परसेंटेज, या वेट परसेंटेज, या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है बेटे, तो देखते हैं चलो क्या परिभाषा बनेगी। परिभाषा लिखते हैं यहां से। किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा को, विले की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। या तो आप कहो द्रव्यमान प्रतिशत, और या फिर आप कह सकते हो भार प्रतिशत। तो इसलिए फार्मूला क्या बनेगा बताओ? अतः करके लिखते हैं, चलो अतः यहां लिखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का क्या फार्मूला बनेगा बताओ बेटे? द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला बनेगा विले का भार, भार लिख दो या द्रव्यमान लिख दो, एक ही बात है। विले का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में और गुना 100। प्रतिशत है ना, प्रतिशत है तो 100 तो लिखना ही पड़ेगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये फार्मूला। या फिर हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो विले का भार ग्राम में, तो विले के भार को ऐसे लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू बी इन ग्राम अपॉन विलियन का भार ग्राम में, विलियन के भार को आप लिख सकते हो डब्ल्यू टी ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्वेश्चन आपको इस फार्मूले से सॉल्व करना है, जो न्यूमेरिकल आएगा। यदि आपको कोई पूछता है द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो आपको उत्तर देना है किसी विलियन के 100 ग्राम में, विलियन के 100 ग्राम में पूरे मटेरियल जो है हमारे पास, यानी विले प्लस विलायक का जोड़, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहते हैं। और ये फार्मूला ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल इसी से ही होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी से ही सॉल्व होंगे। चलो एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं आपको कैसे आते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम। एक क्वेश्चन है, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलियन में घोला गया। 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलियन में, विलियन है, विलियन तो समझते हो, जिसमें विले और विलायक दोनों हैं। 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलियन में घोला गया, तो
विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, हमें बताना है कि द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? देखो जरा ध्यान से, देख रहे ना बेटे, नींद तो नहीं आ रही किसी को? नींद ठीक है, चैन से सोना है तो जाग जाओ, ठीक है। इसलिए आपको जागना है और समझना है। यदि आपको आलस्य आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और मुंह धो के आओ और दोबारा फिर देखो, ठीक है। बिल्कुल भी सोना नहीं है किसी को भी। कभी मैं पढ़ाता रहूं और आप सो जाओ, बेड पे आप रजाई में बैठे हुए और मैं आपको पढ़ा रहा, और आप जो है मुझे अपने ऊपर घेर के और सो गए, मैं पढ़ाता ही जा रहा मैं पढ़ाता जा रहा, आप सोए जा रहे। और कुछ बच्चों को तो मेरी आवाज ऐसे लगती है जैसे लोरी गा रहा हूं मैं, नींद आती है बहुत बढ़िया। और कुछ बच्चों को लगता है कि मैं कर रहा हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा। और सत्यनारायण भगवान की कथा हो या कोई सी भी कथा हो, कथा को हम कहानी भी तो कहते हैं। कहानी सुन के तो वैसे ही नींद आती है, तो कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही है, लोरी नहीं चल रही है, इसलिए जाग जाओ, समझो ध्यान से हर एक टॉपिक को। इन्होंने कहा है कि क्या कहा है बेटे, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया, तो क्या बताना है? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है बेटे। मुझे एक बात बताओ, NaCl को, नमक को पानी में घोल रखा है, तो यहां मुझे ये बताओ कि विलेय का भार आप बता दोगे क्या कितना है? विलेय का भार जिसे हम लिखते हैं WB, कितना है विलेय का भार? 5 ग्राम है, ये लिख लिया 5 ग्राम विलेय का भार। कोमा करके लिखता हूं, चलो कोमा। विलयन का भार, विलयन का भार कितना है बताओ? WT कहते हैं ना, कितने विलयन में है? 50 ग्राम में, ये लिख दिया 50 ग्राम। बताना क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, ये लिखा हुआ है फार्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, ये लिखूंगा मैं, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 100। विलेय का भार ग्राम में कितना है? 5, और विलयन का कितना है? 50, और गुणा 100, तो 50 दूनी 100 कर दो, 2 बार कटेगा, ये आ जाएगा 5 गुणा 2, यानी 5 दूनी 10, W अपॉन कैपिटल W, 10% लिख दो, चलो 10% W अपॉन कैपिटल W, यह आया है हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करेंगे। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत का क्वेश्चन है। 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया। देखो बेटे क्वेश्चन है, 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बताओ कोई सा बच्चा सो तो नहीं रहा तुम्हारे में से? सो तो नहीं रहा? कभी छोड़ के भागने को तैयार हो रहे हो आप? इस क्वेश्चन को छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है बेटे। आपने एक गाना सुना होगा कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से
घर को लौट जाओगे। सुना है ना? नहीं सुना है तो अपने मम्मी पापा से पूछना। देखो, विले का भार तो किसी को छोड़ना नहीं है साथ, इस क्वेश्चन को जरूर सीखना है। विले का भार देखो कितना है, 20 ग्राम ग्लूकोज। विले के भार को आप लिखते हो WB। क्या लिखते हो? WB। विले का भार दे रखा है इन्होंने 20 ग्राम, ये लिख दिया हमने 20 ग्राम ग्लूकोज है। और बेटे विलायक का भार दे रखा है, विलायक का, विलायक का भार क्या है बेटे? विलायक का भार, क्योंकि 180 ग्राम जल है। विलियन का भार नहीं दिया है, विलायक का दिया है। ग्लूकोज को पानी में घोल रखा है, तो हम लिखेंगे विलायक का भार। और विलायक के भार को आप लिखोगे WA, यही तो लिखते हैं। कितना है? 180 ग्राम, ये लिख दिया 180 ग्राम। अब मुझे ये बताओ, विलियन का भार निकाल लोगे क्या? विलियन का भार, विलियन का भार निकाल लेंगे सभी परदेसी। WT से लिखते हैं, और आपको पता है विलियन बनता है WA प्लस WB से। A कितना है? 180 ग्राम। B कितना है? 20 ग्राम। तो 180 और 20 200 ग्राम। विलियन का भार आया है 200 ग्राम। और हमें बताना है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब विले का भार बटे विलियन का भार गुणा 100। बताओ विले का भार कितना है? विले का भार है 20, और विलियन का भार कितना है? 200 और गुणा 100। ठीक है। अब देखो, A0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, और 2 से 2 गया। हमारे पास आया है 10% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। ये आंसर है हमारा। ठीक है बेटे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको जरूर सॉल्व करने हैं। चलो एक चीज और सिखा देता हूं आपको। ठीक है बेटे, एक चीज हम सीखेंगे, PPM, बहुत इंपॉर्टेंट है। PPM इंपॉर्टेंट है बहुत। PPM, पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, या प्रति 10 लक्ष, या प्रति 10 लक्ष कह सकते हो। 10 लक्ष का मतलब यहाँ 10 लाख है। ठीक है बेटे, या फिर आप इसे एक नाम से और कह सकते हो, किसी किसी बुक में लिखा हुआ है अंश प्रति मिलियन, ये भी लिखा हुआ है। कुछ भी नाम मिल सकता है आपको। वैसे सबसे ज्यादा प्रचलित है PPM, सबसे ज्यादा प्रचलित पार्ट्स पर मिलियन है। प्रति 10 लक्ष यानी 10 लाख में कितना हिस्सा है। ठीक है, हमें देखना होता है कि किसी विलियन के 10 लाख भागों में विलय के कितने भाग उपस्थित हैं। ठीक है, विलियन के 10 लाख भागों में, 10 लाख को ही तो कहते हैं मिलियन। तो आप परिभाषा लिख लो पहले, किसी विलियन के, किसी विलियन के 10 लाख यानी 10 की घात 6 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या को PPM कहते हैं। देखो एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। विलियन का 10 लाख भाग में विलय का कितने भाग है, वो भाग का मतलब द्रव्यमान भी हो सकता है कि 10 लाख ग्राम में, विलियन के 10 लाख ग्राम में विलय के कितने ग्राम हैं।
वो आयतन भी हो सकता है कि विलियन के 10 लाख ml में, मिलीलीटर में तो आयतन ही नपेगा, विलियन के 10 लाख ml में विले के कितने ml हैं। मतलब भाग का मतलब द्रव्यमान भी हो सकता है और भाग का मतलब आयतन भी हो सकता है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है बेटे, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि विलियन का 10 लाख भाग होना चाहिए और उसमें देखना है विले के कितने भाग उपस्थित हैं, उसे कहते हैं पीपीएम। अब देखो पीपीएम को नापने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक तो विले का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। देखो 10 लाख भागों में जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो हम गिनते हैं 100 में, तो वहां गुणा करी थी 100 से। जब हम 10 लाख भागों में देखेंगे तो गुणा 100 से थोड़ा ही करेंगे, 10 लाख से करेंगे। 10⁻6 का मतलब 10 लाख ही तो होता है भाई। कितनी जीरो होती है 1 लाख में, कितनी जीरो होती है, लाख में तो होती है 5 जीरो और 10 लाख में होती है 6 जीरो, इसलिए 10⁻6 लिखा है। ठीक है बेटे। अच्छा आपको एक बात और बताता हूं, चलो। विले का भार यदि आप मिलीग्राम में लोगे ना और विलियन का भार आप लोगे किलोग्राम में, तो 10⁻6 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इस मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे और किलोग्राम को भी ग्राम में बदलोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 10⁻6 आ जाएगी। और यदि इस ग्राम को मिलीग्राम में बदलोगे और ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो ऑटोमेटिकली ये 10⁻6 गायब हो जाएगी, क्योंकि नीचे भी 10⁻6 आ जाएगी। 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगी। या तो आप दोनों के मात्रक एक जैसे लो और गुणा लिखो 10⁻6, या फिर ऊपर विले का भार लो mg में माने मिलीग्राम में और विलियन का भार लो किलोग्राम में, तो 10⁻6 को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जैसे ये भार के हिसाब से हमने पीपीएम निकाला है, ऐसे आयतन के हिसाब से भी हम पीपीएम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, विले का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में और गुणा 10⁻6, ये भी पीपीएम का ही फार्मूला होता है। ठीक है बेटे। अच्छा एक चीज बताता हूं आपको, बहुत अलग है। विले का भार यदि आप मिलीग्राम में नापते हो और विलियन का आयतन नापते हो आप लीटर में, तो इस तरीके से भी पीपीएम निकल सकता है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ऊपर तो आपने भार ले लिया, नीचे ले लिया आयतन। तो इस फार्मूले को समझो ध्यान से। देखो यहाँ तो ऊपर नीचे दोनों तरफ भार था, ऊपर नीचे दोनों भार थे, ऊपर नीचे दोनों आयतन थे। यहाँ ऊपर भार नीचे आयतन। भाई जब हम तुलना कर रहे हैं या तो भार की तुलना करेंगे या तो आयतन की तुलना करेंगे। यहाँ ऊपर भार है, नीचे आयतन है। इस फार्मूले का यूज आप केवल तब करोगे, ध्यान से सुनो, कब करोगे, जब आपका विलियन पानी में बना हुआ होगा। ठीक है। विलायक क्या होगा उसमें, पानी, और उसका घनत्व लगभग 1 ग्राम प्रति ml होगा। कितना होगा, 1 ग्राम प्रति ml। यदि हमारा जो विलियन है उसका जो डेंसिटी है, उसका घनत्व है, वो 1 ग्राम प्रति ml है, तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे। और सच्चाई तो ये है कि जब हम किसी सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होता है। ज्यादातर हमारे कोर्स में पानी में बने हुए विलियन हैं और तनु विलियन हैं जिनका घनत्व 1 ग्राम प्रति ml ही होता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वे विले का भार दे देते हैं मिलीग्राम में और विलियन का आयतन दे देते हैं लीटर में और पूछते हैं पीपीएम बताओ, और बच्चे फंस गए सवाल में। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे चक्रव्यूह है और हम फंस गए, हम इसमें सवाल में घुस तो गए, बाहर तो निकला नहीं जा रहा हमारे में। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप फार्मूला यूज करोगे यदि पानी में बना हुआ विलियन हो या फिर कोई ऐसा विलियन हो जिसका डेंसिटी हो 1 ग्राम प्रति ml, जिसका घनत्व 1 ग्राम प्रति ml हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है बेटे। चलो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, बिल्कुल करा दूंगा। तो करें फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करें, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक काम करो,
एक तो ये फार्मूले तो लिख ही लिया हमने, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे करेंगे हम, न्यूमेरिकल जगह कम है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीपीएम का। क्वेश्चन है किसी पदार्थ के 3.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम विलियन में, किसी पदार्थ के 3.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम विलियन में, इतने ग्राम विलियन में 1 किलोग्राम में उपस्थित हैं। ये दे रखा है इन्होंने, किसी पदार्थ के 3.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित हैं। के है बेटे, के विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित हैं। विलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। विलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। विलियन की सांद्रता हमें बतानी है बेटे पीपीएम में। किसमें बतानी है? पीपीएम में। यहां से समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, समझे बेटे? इन्होंने कहा है कि किसी पदार्थ के 3.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम, वो पदार्थ विलेय तो होगा, तो आप लिख दो WB, विलेय का भार लिख दो 3.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम, ये तो हो गया विलेय का भार। विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित हैं। विलियन का भार दे दिया बेटे 1 किलोग्राम। एक काम करो, किलोग्राम को भी ग्राम में बदल लो, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 10 की घात 3 ग्राम। 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हो ना। तो हमें बताना है पीपीएम। बताओ पीपीएम का फार्मूला क्या था? सबसे पहला फार्मूला था विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में गुणा 10 की घात 6। यही तो था बेटे। बताओ विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है 3.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम अपॉन विलियन का भार कितना है? 10 की घात 3। ठीक है, विलियन का भार कितना है बेटे? 10 की घात 3 ग्राम, और गुणा करके हमें लिखना है 10 की घात 6। तो अब बताओ मुझे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5 तो ये है ही, और 10 की घात, ये प्लस की 3 भी ऊपर जाके माइनस की 3 हो जाएगी, माइनस की 3 और माइनस की 3 माइनस की 6 हो जाएगी, और ये 10 की घात प्लस की 6 है ही, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास उत्तर कितना आया? उत्तर आया 3.5 पार्ट्स पर मिलियन। ये पीपीएम में हमारा उत्तर आया है 3.5 पीपीएम। इसका मतलब ये है कि विलियन के 10 लाख ग्राम में विलेय के 3.5 ग्राम हैं। समझते हो आप? विलियन के 10 लाख ग्राम में विलेय के कितने ग्राम हैं? 3.5 ग्राम। और वो विलेय क्या है? कोई पदार्थ का नाम तो इन्होंने दिया ही नहीं है, किसी पदार्थ लिखा था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, पीपीएम का। क्वेश्चन है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है।
5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है, यानी 5 मिलीग्राम नमक हर 1 लीटर में घुला हुआ है। तो ppm में सांद्रता क्या होगी? तो फिर तो फुल स्टॉप हटाओ। तो ppm में सांद्रता क्या होगी, उस विलयन की ppm में क्या सांद्रता होगी, ये पूछा है। देखो यहां से करेंगे इसे सॉल्व, और मैंने आपको 4 फार्मूले ppm के लिखवाए हैं अभी 4। उन 4 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला लगेगा देखते हैं। 5 ग्राम नमक, तो ये विलेय का भार दे रखा है इन्होंने 5 मिलीग्राम, ठीक है। विलेय का भार कितना दे रखा? 5 मिलीग्राम नमक। और विलयन का आयतन दे रखा है प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर। विलयन का आयतन हो गया कितना? 1 लीटर। और ppm बताना है हमें। तो ppm का जो फार्मूला नंबर 4 था वो क्या था बताओ? फार्मूला नंबर 4 था विलायक का भार मिलीग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। आपको वैल्यू पुट करनी बस। बताओ कितना है? विलेय का भार मिलीग्राम में कितना है? 5 मिलीग्राम। और विलयन का आयतन लीटर में कितना है? 1 लीटर। तो 5/1 का मतलब 5 ppm। इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन वही था जिसका विलयन का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन्होंने भले ही दे न रखा हो, पर इस विलयन का आप यदि मैं पूछूं कि 5 ppm का क्या मतलब होता है, तो आपको बता देना चाहिए कि विलयन के 10 लाख ग्राम में विलेय के 5 ग्राम हैं, या विलयन के 10 लाख ml में विलेय के 5 ml हैं। तो जब हम वहां ग्राम भी बोल रहे हैं और आप वहां ml भी बोल रहे हैं, तो हम ग्राम में भी उसी उत्तर को कह रहे हैं कि ग्राम में भी ये 5 ppm होगा और आयतन में भी 5 ppm होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि विलयन का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है, यानी जो 1 ग्राम है वो 1 ml होगा। विलयन ऐसा है कि 1 ग्राम बराबर 1 ml, ठीक है। चाहे आप 1 ml कर दो चाहे 1 ग्राम कह दो, दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व किया है। 5 ppm का मतलब है 10 लाख ग्राम में 5 ग्राम, 10 लाख ग्राम विलयन में 5 ग्राम विलेय, या 10 लाख मिलीलीटर विलयन में 5 मिलीलीटर विलेय। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन समांगी मिश्रण को कहते हैं। ये बात तो आपकी समझ में आई होगी, पर इसी के साथ साथ आपको पता चला होगा कि विलयन में कितने कंपोनेंट होते हैं। कम से कम 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक उसे कहते हैं जो अधिक मात्रा में होता है, और विलेय उसे कहते हैं जो कम मात्रा में होता है। ये चीज सिखाई थी। फिर हमने सीखा कि हम विलायक को A से प्रदर्शित करते हैं, विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं, और पूरे विलयन को T से प्रदर्शित करते हैं, चाहे हमें भार प्रदर्शित करने हो या आयतन प्रदर्शित करने हो। आपको पता होना चाहिए WA क्या है, WB क्या है, WT क्या है, VA क्या है, VB क्या है, VT क्या है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने सीखा विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता में सबसे पहले सीखा द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत में बताया कि विलयन के 100 ग्राम में विलेय के कितने ग्राम उपस्थित हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का हमने फार्मूला सीखा और कुछ न्यूमेरिकल भी सीखे। फिर हमने सीखा बेटे ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब होता है कि विलयन के 10 लाख भागों में विलेय के कितने भाग हैं। अब वे भाग द्रव्यमान या भार भी हो सकते हैं, यानी 10 लाख ग्राम में विलेय के कितने ग्राम हैं, या 10 लाख ml में आयतन में विलेय का कितना आयतन है, कितने ml हैं। ppm हमने सीखा और ppm के कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अगले तरीके सीखेंगे विलयन की सांद्रता नापने के। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।